द्वारा अपमानित किया गया था और वह आज्ञाकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन इन कमजोर लोगों का सामना करते समय वह अपने अभिमानी और दबंग रवैये को नहीं बदल सका। खैर, शायद दुनिया के कई समुद्री लुटेरों में यही एक आम समस्या थी। आमतौर पर वे सिर्फ अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों की ही बात मानते हैं और अपने से कमजोर लोगों से पूरी तरह नफरत करते हैं। हालांकि एनेल समुद्री डाकू नहीं था, फिर भी उसका व्यक्तित्व ऐसा था जिस पर उसके परिवेश का प्रभाव था। एनेल निस्संदेह इसका एक विशिष्ट उदाहरण था। बहुत लंबे समय तक अजेय बने रहने से ऐसी मानसिकता पैदा होगी, लेकिन इसी मानसिकता का इलाज भी किया जा सकता है, और वह है उसका डटकर सामना करना, उसे अपने अधीन करना। अब यही तो हाल है। एनेल ईशान से डरता था और ईशान की किसी भी बात का उल्लंघन करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि गनफॉल अलग था। एनेल पहले भी गनफॉल को भगा चुका था और गनफॉल चाहे कुछ भी कहे, एनेल उसकी बात नहीं सुनता था, चाहे वह कितनी भी बड़ी बहस क्यों न हो। इसके विपरीत वाइपर एनेल की मानसिकता को अच्छी तरह समझता था। उसने हाथ में पकड़ा रॉकेट लॉन्चर सीधे एनेल पर निशाना साधा और कहा, बस अब बहुत हो गया। चलो अब इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। वाइपर की कार्रवाई ने शांडियन गुरिल्ला सैनिकों को एक साथ अपने हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया तथा उन्होंने एनेल पर निशाना साधा। शांडियन लोग एनेल के प्रति गहरी नफरत रखते थे। स्काइपिया पर एनेल के शासन के वर्षों में कई स्काइपियन एनेल के दैवीय न्याय के तहत मारे गए थे। अब एनेल को ईशान द्वारा बंदी बनते देख वे इस महान अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। यह दृश्य देखकर एनेल हंस पड़ा। उसने ईशान की ओर मुंह करके कहा, ये शांडियन तुम्हारे साथी तो नहीं है ना? क्या मैं बिना किसी परेशानी के इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं? टीएन कितना मजेदार है, एनेल पूछने से पहले ही इजाजत मांग रहा है। हालांकि ईशान ने सिर हिलाकर उसकी बात अनसुनी कर दी। वह वाइपर की ओर मुड़ा और बोला, शांडिया के योद्धाओं, अपने हथियार नीचे कर दो। वह अब मेरा बंदी है, उसका भाग्य पूरी तरह मेरे हाथ में है। दूसरों का हस्तक्षेप अनुचित है। नीले सागर के निवासी, एनेल पर तुम्हारी जीत तुम्हारे पराक्रम की कहानी कहती है। वाइपर ने निडरता से ईशान को घूरते हुए कहा, लेकिन अगर तुम शांडिया का बदला रोकना चाहते हो तो हमारे संयुक्त हमले के लिए तैयार हो जाओ। हवा में तनाव की चिंगारी भड़क उठी जब जोरो ने तेजी से अपना ब्लेड निकाला, खुद को वाइपर के सामने खड़ा किया और घोषणा की, यदि आप लड़ाई चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल। ललित और संजय इयान के साथ खड़े होकर अपनी सहमति जता रहे थे। ईशान के प्रति शांडिया योद्धाओं के शत्रुतापूर्ण इरादे को देखते हुए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने सहज ही उसके साथ गठबंधन कर लिया। नैना, चॉपर और उसोप भी उनके साथ हो लिए। आखिरकार शांडियन उनके लिए अपरिचित ही थे, और यह देखते हुए कि वाइपर ने पहले भी उन पर हमला किया था, यह उनका साझा दुश्मन एनेल ही था जिसने उन्हें शांडियनों के साथ मिलाया था। और अब जब एनेल ईशान द्वारा बंदी बना लिया गया था तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का उसके साथ खड़ा होना स्वाभाविक ही था। माहौल में तनाव छा गया और ऋतु ने अपनी बाहें कस लीं, पल भर में वार करने को तैयार। ललित और बाकियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि रीजू उत्सुकता से भरी हुई थी, उसकी उंगलियां उत्सुकता से चटक रही थीं। गनफॉल ने ईशान की ओर देखा, फिर वाइपर की ओर, स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे निपटे। हालांकि एनेल ने आश्चर्य से ईशान को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशान आगे आकर उसकी तरफ से बोलेगा। वाइपर और शांडिया के गुरिल्ला सैनिकों दोनों पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा था जिसने दिव्य एनेल को भी हरा दिया था।
उनके मन पर जो बोझ था वह बिल्कुल भी कम नहीं था। वाइपर भी झिझक रहा था, सोच रहा था कि गोली चलाए या नहीं। तभी ईशान ने हाथ उठाकर उनकी ओर इशारा किया। आपका साहस सराहनीय है, लेकिन शांडियन, क्या आप अपने असली उद्देश्य से भटक गए हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? वाइपर ने पूछा। क्या तुम यहाँ एनेल से बदला लेने आए हो या अपनी मातृभूमि की चमक की तलाश में? ईशान ने पूछा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गई। शांडिया की चमक? वाइपर चौंक कर बोला। क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? न केवल शांडियन बल्कि गनफॉल, ललित, नैना और अन्य लोग भी चौंक गए। उनके कान इयान के शब्दों पर लग गए। हालांकि ईशान चुप रहा। उसकी नजर वाइपर के कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर पर टिकी रही। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। वाइपर ने इयान की नजर देखी और अनिच्छा से अपना हथियार नीचे कर दिया। उसके पीछे पीछे बाकी गुरिल्ला सैनिकों ने भी अपनी आक्रामक मुद्राएं बंद कर दी। सही कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। ईशान हंसा। सच कहूं तो मैं तुम शांडियों के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे भी अपना दुश्मन मत समझना। माफी चाहता हूं। वाइपर ने एक पल सोचा और इयान की नजरों से अटल निश्चय के साथ मिला। यह मेरी गलती थी, लेकिन कृपया हमें गोल्डन सिटी शांडिया के बारे में जरूर बताएं। यह हमारे पूर्वजों की 400 सालों से सबसे बड़ी इच्छा रही है। ईशान ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और एनेल की ओर इशारा किया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ऊपर लताओं की ओर उड़ चला। एनेल असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्दी करो, सब लोग जल्दी से ईशान के पीछे चलो। नैना उत्साह से बोली। लफी का हाथ पकड़कर बेलों की तरफ बढ़ गई। हम सोना और खजाना ढूंढने जा रहे हैं। सब लोग ईशान के पीछे पीछे उन विशाल लताओं पर चढ़ गए। वाइपर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि गन फॉल भी देखना चाहता था कि ऊपर क्या है। ईशान के उड़ते समय ललित और अन्य को चढ़ाई करनी पड़ी, जिससे उनका काफी समय बर्बाद हुआ। जब वे ऊपर पहुंचे, जहां बादलों के बीच एनेल का महल था, तो उन्होंने उस विशाल जहाज को देखा जिसे ईशान ने नष्ट कर दिया था, और अंततः उन्हें ईशान और एनेल के बीच युद्ध की तीव्रता का एहसास हुआ। क्या यहाँ शांडिया की चमक है? मैं इतने लंबे समय से यहाँ हूँ और शांडिया की चमक के बारे में कभी नहीं सुना। एनेल खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। ईशान हंसा, पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बादलों की ऊंची परतों की ओर उड़ता रहा। एनेल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। ईशान समूह को दिव्य महल के ऊपर आकाश तक ले गया। उसकी स्मृति में वह विशाल स्वर्णिम घंटा यहीं प्रतीत हो रहा था। निश्चित रूप से जब वे ऊपरी आकाश में एक छोटे से द्वीप बादल पर पहुंचे, तो सभी ने एक राजसी घंटी देखी। ईशान को भी मानना पड़ा कि यह सुनहरी घंटी अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी। हालांकि यह काई और लताओं से ढकी हुई थी, फिर भी इस पर धुंधले प्राचीन शिलालेख और आकृतियां घंटी के इतिहास और भव्यता की गवाही देती थीं। यह 400 सालों से वहीं खड़ी थी, बिना किसी बदलाव के। जैसे ही उनकी नजर सुनहरी घंटी पर पड़ी, वाइपर और अन्य शांडिया लोग दंग रह गए। न जाने क्यों पहली बार सुनहरी घंटी का रूप देखने के बावजूद उनके दिलों में एक अपनापन सा उमड़ आया। यह उनकी रक्तरंजित वंशावली में अंकित पुश्तैनी स्मृति थी। शांडिया वाइपर की रोशनी कांप उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, सुनहरी घंटी को छूने के लिए तरस रहा था। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। आखिरकार उन्हें मिल ही गया।
शांडिया का प्रकाश आखिरकार मिल ही गया। जाओ। इस कठोर योद्धा को आंसू बहाते देख ईशान भी भावुक हो उठा। बोला, इसे बजाओ। यह 400 वर्षों से तुम्हारी प्रजा का अटल प्रतीक रहा है। इसे बजाना तुम्हारे लिए सर्वथा उपयुक्त है। इयान की बातें सुनकर वाइपर की भावनाएं जाग उठीं। उसने ईशान की ओर देखा और विशाल सुनहरी घंटी के पास जाने से पहले सम्मान का एक गंभीर शांडियन इशारा किया। बिना किसी उपकरण के वह इतनी बड़ी घंटी कैसे बजा सकता था? हालांकि वाइपर ने अपने कार्यों के माध्यम से शांडियन लोगों के गौरव को प्रदर्शित किया। वह सुनहरी घंटी के सामने बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक गर्जा, कलगरा। अपनी चीख के साथ उसने अपनी मुट्ठी से सोने की घंटी पर जोरदार प्रहार किया। लिंग। जैसे ही वाइपर ने अपने खून पसीने से सुनहरी घंटी बजाई, लहरें बाहर फैल गईं। घंटी की गूंज सुनकर हर कोई दंग रह गया। कितनी सुंदर ध्वनि थी यह! घंटी की धुन मानो आत्मा को शुद्ध कर रही थी। वाइपर ने अपनी छोटी मुट्ठी से विशाल सुनहरी घंटी पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। पहले ही वार में उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। हालांकि उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। अपनी खून से सनी मुट्ठी से उसने फिर वार किया। डोंग डोंग। वाइपर ने अपनी मुट्ठियों से सुनहरी घंटी पर लगातार प्रहार किया, जिससे वह हिलने लगी। उसके पीछे शांडियन गुरिल्ला सैनिक घुटनों के बल गिर पड़े, उनके चेहरे आंसुओं से भर गए। जैसे ही स्वर्ण घंटी गूंजी, पृथ्वी की मधुर आवाज पूरे आकाश द्वीप में फैल गई। इयान के कानों में मधुर धुन गूंज रही थी, लेकिन उसका हृदय विलाप से भर गया था। वह अपने पास खड़े एनेल की ओर मुड़ा और बोला, देख रहे हो? साधारण मनुष्य भी अटल विश्वास रखते हैं। हर व्यक्ति की महानता का अपना अपना पैमाना होता है। एनेल चुप रहा। जब उसने पहली बार सुनहरी घंटी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसे पाने के तरीके सोचने लगा। लेकिन जब उसने वाइपर को जोश से सुनहरी घंटी पर प्रहार करते देखा तो न जाने क्यों उस पर गहरा असर हुआ। लंबे समय से स्काइपिया के रहने वाले शैंडोरियन स्काई आइलैंड के बाहरी इलाके में छिपे हुए थे। उन्होंने स्काइपियावासियों, नीले सागर के लोगों और यहां तक कि स्वयंभू देवता एनेल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। शुरू में एनेल ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उन्हें कुछ मायावी चूहों से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। कभी कभी जब उसे अपनी मंत्र शक्ति से उनकी उपस्थिति का आभास होता तो वह बिना ज्यादा ध्यान दिए बिजली के एक बोल्ट से उन पर वार कर देता। एनेल इन शैंडोरियनों को कभी ठीक से समझ नहीं पाया था। हालांकि अब शांडोरियनों के इस समूह ने बादलों में अपने महल के ऊपर द्वीप के गीत को मारा था। मनुष्य जो कुछ भी कर सकता था वह तथाकथित देवता एनेल की पहुंच से बाहर था। एनेल का मन लगातार निराश होता जा रहा था। यह कहा जा सकता है कि इयान के प्रकट होने से एनेल के अपने बारे में भगवान होने के भ्रम टूट गए। तुम मुझे न तो मारोगे न ही निकालोगे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? एनेल ने ईशान से पूछा, उसके होठों पर लगी चोट को उंगली से साफ करते हुए। ईशान ने एनेल को सिर से पांव तक गौर से देखा। उसकी नजरों से एनेल में सिहरन सी महसूस हुई। कुछ देर बाद ही ईशान ने जवाब दिया, मेरे समुद्री डाकू दल में एक काबिल लड़ाके की कमी है। दरअसल इयान के समुद्री डाकू दल में उस समय सिर्फ एक ही उच्चस्तरीय योद्धा था, राघव चौहान। हालांकि राघव चौहान ईशान से उम्र में बड़ा था और उपकप्तान का पद संभाल रहा था। उसने समुद्री डाकू दल का प्रबंधन करने में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया था, जो पहले से ही काफी मुश्किल काम था। इसलिए ईशान उसे हमेशा लड़ाई में साथ नहीं ले जा सकता था। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के बाकी सदस्यों की बात करें तो ईशान मैरी जियोइस से जो गुलाम लाए थे वे युद्ध में माहिर नहीं थे।
हालांकि उनमें से कई के पास काफी ताकत है, लेकिन ज्यादातर समय वे समुद्री लुटेरों के दल के रसद संबंधी काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। आखिरकार एक या दो व्यक्ति अकेले एक बड़े जहाज को नहीं चला सकते। एक जहाज के लिए पर्याप्त नाविकों, डेक की सफाई, माल की ढुलाई, पाल की मरम्मत और अक्सर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। इन सभी कामों के लिए जनशक्ति की जरूरत होती है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जैसे समूह, जो कुछ ही लोगों के साथ समुद्र में दूर तक यात्रा कर सकते हैं, वास्तव में लाभ में हैं। इसलिए ईशान को हमेशा लगता रहा है कि उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति की कमी है जो कभी भी उसके साथ लड़ सके, एक किराए का गुंडा जो खलनायक की भूमिका निभा सके। शुरुआत में ईशान की नज़र मगरमच्छ पर थी। हालांकि मगरमच्छ का 7 सरदारों में से एक होने का पूर्व दर्जा और ईशान के बराबर का दर्जा होने के कारण ईयान के समुद्री डाकू दल में शामिल होना उसके लिए असंभव था। और जैसा कि हुआ, ईयान का अनुमान सही निकला। मगरमच्छ जेल जाना चाहता था और उसने ईशान से मदद नहीं मांगी, जो उस समय अलाबस्ता में था। अब ललित और उसके दल के साहसिक कार्य के संयोग से ईशान खुद को नॉक अपस्ट्रीम में बहता हुआ पाता है और इस स्काई आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां एनेल रहता है। ईशान यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि एनेल एक उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। एनेल में बेजोड़ अहंकार था, फिर भी उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह मजाक भी कर सकता था और लड़ भी सकता था, जो उसे एक आदर्श एमटी मुख्य टैंक योद्धा बनाता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि ईयान की क्षमता एनेल के खिलाफ पूरी तरह कारगर है। यही सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। इसलिए ईशान ने एनेल को समुद्री लुटेरों के दल में शामिल करने का मन बना लिया। बेशक ईशान यह भी समझता है कि अगर वह एनेल को द्वीप पर भारी तबाही मचाने देगा, जिससे एनेल की खलनायक छवि और मजबूत हो जाएगी, तो उसे समुद्री डाकुओं के दल में शामिल करना शायद समझदारी नहीं होगी। ईशान खुद किसी ऐसे नापाक इंसान को अपने समुद्री डाकुओं के दल में शामिल होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने एनेल के आर्क का इस्तेमाल करके गर्जने वाला हमला करने से पहले ही मौके का फायदा उठाया और उसे मार गिराया। इस तरह ईशान वास्तव में एनेल के पापों को कम कर रहा है। हालांकि इसका परिणाम यह है कि इस आकाश द्वीप पर होने वाला महायुद्ध अब समाप्त हो गया है। ईशान को यकीन नहीं था कि यह घटनाक्रम फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। उसने अनुमान लगाया कि एनेल की प्रबल उपस्थिति के बिना द्वीप के निवासियों पर इस आपदा का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि स्काइपियन और शैंडोरियन के बीच सुलह की प्रक्रिया में निस्संदेह कई बाधाएं आएंगी। सौभाग्य से स्काइपिया के पूर्व शासक गनफॉल वहां मौजूद थे। वे स्काइपिया वासियों और शैंडोरियनों के बीच की दुश्मनी को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जो उन्हें बातचीत की मेज पर ला सके, शायद द्वीप पर शांति अभी भी स्थापित हो सकती थी। इसीलिए ईशान ने वाइपर और उसके सहयोगियों को गोल्डन बेल खोजने के लिए ले जाते समय कोई शर्त या मांग नहीं रखी। शैंडोरियनों ने मिल्की रोड के ऊपर की लौ को फिर से प्रज्वलित करने और अपने महान योद्धा कालगारा की इच्छा पूरी करने के लिए 400 वर्षों तक संघर्ष किया था। ऐसा लग रहा था कि वे इतने निराश थे कि अगर वे अपनी दबी हुई निराशा को बाहर नहीं निकाल पाए तो वे उग्रवाद की ओर बढ़ते रहेंगे। ईयान के नजरिए से ललित द्वारा स्वर्ण घंटी बजाने के ऐतिहासिक महत्व की तुलना में यह ज्यादा उचित होगा कि शैंडोरियन स्वयं ही इसे बजाएं। वाइपर काफी देर से घंटी बजा रहा था, जब तक कि वह और नहीं बजा सका। वह भी अन्य शैंडोरियनों की तरह भावुक होकर स्वर्ण घंटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ईशान, क्या मैं जाकर उसका इलाज कर सकता हूं? नैना की बाहों में लिपटे चॉपर ने पूछा।
वाइपर की खून से सनी बाहें देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर सका और ईशान की ओर मुड़कर इजाजत मांगी। ईशान ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। चॉपर नामी के आलिंगन से नीचे उतरा और जल्दी से वाइपर के पास गया। उसने उसके घायल हाथों का इलाज शुरू कर दिया। अपना गुस्सा निकालने के बाद वाइपर के मन में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रही। उसने चॉपर के इलाज से इनकार नहीं किया। तभी ईशान को लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और रॉबिन की उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ईशान मुस्कुराया और बोला, तुम भी जा सकते हो। तुमने कोई गलत मतलब नहीं निकाला। पोनेग्लिफ गोल्डन बेल के आधार पर है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी खोज में तुम्हारे साथ चलूंगा, और अब समय आ गया है। रॉबिन के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान खिल उठी जब वह शान से सुनहरी घंटी के पास पहुंची। जैसे ही उसकी नजर उस भव्य घंटी पर पड़ी, उसका ध्यान उसके आधार पर सजी प्राचीन नक्काशी पर गया। रहस्यमयी सच्चे इतिहास की खोजी ऋतु के लिए अपने सामने उकेरे गए उन परिचित प्रतीकों को देखना एक रोमांचक अनुभव था, जिसने उसकी आत्मा में एक प्रबल ज्वाला प्रज्वलित कर दी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान शांडोरियनों को यहाँ क्यों लाया है, इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा तब तक दबाए रखी जब तक उसे इयान की अनुमति नहीं मिल गई। अब वह और इंतजार नहीं कर सकती थी और बेस के पास पहुंच गई। जैसे ही ऋतु नीचे पहुंची, उसने धीरे से काई हटाई, जिससे उस विशाल पत्थर पर गहरे शिलालेख दिखाई देने लगे। उसी समय वाइपर, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, बुदबुदाया, क्या यही पोनेग्लिफ है? वह पत्थर की पट्टिका जिसकी रक्षा की शपथ हमारे पूर्वजों ने ली थी। हाँ, यही है। पीछे से आवाज आई। वाइपर ने पलटकर देखा तो ईशान उसकी तरफ आ रहा था। ईशान वाइपर के पीछे खड़ा हो गया और ऋतु पर एक नजर डाली, जो पोनेग्लिफ के शिलालेख पढ़ रही थी। फिर उसने वाइपर से कहा, तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है। मेरी यह साथी एकमात्र पुरातत्वविद है जो प्राचीन पाठ को समझती है। वह इस पत्थर की पट्टिका की सामग्री और सच्चा इतिहास बताएगी। वाइपर ने रॉबिन की घटती आकृति को आश्चर्य और अविश्वास के मिलेजुले भाव से देखा। इसी बीच ऋतु ने मुड़कर ईशान की ओर मुस्कुराया, मानो उसके भरोसे के लिए आभार व्यक्त कर रही हो। थोड़ी देर बाद ऋतु ईशान के पास गई और बोली, इस पट्टिका पर लिखे शिलालेखों से पता चलता है कि प्राचीन हथियार पोसाइडन का स्थान क्या है, जो समुद्री राजाओं का हथियार था। हालांकि ऋतु जानती थी कि पत्थर की पट्टिका पर लिखे अभिलेख प्राचीन हथियारों से संबंधित हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं छिपाया और ईशान से सच सच कह दिया, अगर तुम और जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ईशान ने हाथ हिलाकर कहा, अभी कहने की जरूरत नहीं है। इसे अपने दिल में रखो। अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। बहुत बढ़िया, कैप्टन। ऋतु ने सहमति जताते हुए कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने हल्के से अपने माथे पर उंगली से थपथपाया, जो ईशान के प्रति एक मौन स्वीकृति थी। तभी एक शांडोरियन गुरिल्ला ने पत्थर की पट्टिका के पास एक स्थान की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या ये शिलालेख भी सच्चे इतिहास का हिस्सा हैं? ऋतु ने पलटकर देखा कि शैंडोरियन द्वारा बताई गई जगह पर वाकई एक छोटा सा पाठ लिखा था। उत्सुकतावश वह देखने के लिए आगे बढ़ी और आश्चर्य से बोली, मैं इस जगह पर आई हूं और यह संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऊंगी। समुद्री डाकू रघुनाथ देशमुख, पायरेट किंग रवि। सिर्फ ऋतु ही नहीं, ललित, नैना और बाकी सभी लोग भी यह नाम सुनकर हैरान रह गए। दूसरी ओर ईशान को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी याददाश्त में जिस ग्रैंड लाइन मार्ग पर वे अभी चल रहे थे, वही मार्ग कभी समुद्री डाकू राजा रवि ने भी तय किया था।
जिस व्यक्ति ने उन्हें लॉक पोज दिया था वह कुरेहा था, जो समुद्री डाकू राजा का पूर्व जहाज चिकित्सक था, ट्विन केप से। उस हिसाब से रवि भी जया गया था, इसलिए उसके लिए पौराणिक स्काई आइलैंड के बारे में जानना और उसकी खोज शुरू करना असंभव नहीं था। ऋतु से रोजर्स का नाम सुनकर गनफॉल को आखिरकार कुछ कहना पड़ा। रवि, वह इस स्काई आइलैंड पर 20 साल से भी ज्यादा समय पहले आया था। ईशान तुरंत समझ गया, यह रोजर्स की आखिरी यात्रा का वह हिस्सा होगा जब वह इस द्वीप पर पहुंचा था। और हाँ, इस समय तक उसने संभवतः पोनेग्लिफ की खोज कर ली थी, इसीलिए उसने यह वाक्य छोड़ दिया था। कुछ देर गौर करने के बाद ऋतु को रवि के इस जानकारी को छोड़ने के पीछे का मकसद समझ में आ गया। उसने गनफॉल और वाइपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने इसे याद कर लिया है। वाइपर, जो उस समय चॉपर द्वारा पट्टी बांधे जा रहा था, ने यह सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया और निराशा के भाव के साथ कहा, तो अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है ना? एक क्षण के लिए सभी शांडियन मौन हो गए। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे दिलासा दे, इसलिए उसने बात बदल दी। ठीक है, मैं इस गोल्डन बेल को उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। इस गोल्डन बेल की असली जगह गोल्डन सिटी शांडोरा है। इयान के शब्दों के साथ शांडियन अचानक अपने विचारों से बाहर आ गए। दरअसल लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाने के कारण उन्हें अभी तक गोल्डन सिटी का पता नहीं चला था। हालांकि ईशान जानता था कि गोल्डन सिटी असल में बेलों में उलझे बादलों की बीच वाली परत में दबी हुई थी। जब नॉकअप स्ट्रीम ने जया द्वीप को आकाश में उछाला तो वह बादलों को चीरती हुई निकल गई, जिससे गोल्डन सिटी बीच वाली परत में बस गई। सिर्फ गोल्डन बेल ही ऊपर की ओर लटकी हुई थी, बेलों में फंसी हुई। इन विवरणों से अनभिज्ञ वाइपर और अन्य सैनिकों सहित शांडियन अपनी मातृभूमि की खोज में इस निषिद्ध भूमि का अन्वेषण कर रहे थे। एनेल्स के स्काई द्वीप पर आगमन तक उन्होंने स्काइपियंस के साथ कई युद्ध किए थे। एनेल्स मंत्रबोध के प्रभाव में निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने वाले सभी शांडियनों को एनेल्स ने नष्ट कर दिया। चूंकि ईशान ने वाइपर और बाकियों को गोल्डन बेल ढूंढने में मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गोल्डन सिटी ढूंढने में उनकी मदद करने से नहीं हिचकिचाएगा। इसके अलावा ईशान जिस सोने की तलाश में था वह केवल शांडोरा शहर में ही मिल सकता था। सिद्धांततः गोल्डन बेल सोने का सबसे भारी और सबसे बड़ा टुकड़ा था। हालांकि ईशान जानता था कि उनकी जानकारी के बिना गोल्डन बेल को ले जाना पूरी तरह असंभव था। यह शांडियनों द्वारा संरक्षित सबसे पवित्र संपत्ति थी जो उनका जीवन रक्त था। अगर उन्हें इयान के गोल्डन बेल को ले जाने के इरादे का पता चलता तो वे उससे मरते दम तक लड़ते। ईशान का उनका गौरव छीनने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने स्वर्ण घंटी शांदियों को लौटा दी। हालांकि जब बात स्वर्ण नगरी शांदोरा के खजानों की आई तो ईशान को कोई आपत्ति नहीं हुई। शांदियों के लिए उन खजानों का कोई खास महत्व नहीं था और ईशान ने उन्हें जो अपार मदद दी थी उसे देखते हुए उसे विश्वास था कि वे उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ईशान का इरादा उन्हें खुले तौर पर और ईमानदारी से लेने का था। बोलते समय ईशान ने नैना की ओर देखा और आंख मारते हुए अपनी तर्जनी और अंगूठे से पैसे गिनने की नकल की। नैना तुरंत उसका आशय समझ गई और उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानती थी कि ईशान उन्हें स्वर्ण खजाने तक ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन इतनी बड़ी घंटियों वाली वेदी को वे कैसे हिला सकते थे? शांडियन योद्धा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और सहायता लेने के लिए वापस जाने पर विचार कर रहे थे। लेकिन तभी ईशान ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, डोरोनी, अब तुम्हारी बारी है। इसे मुझ पर छोड़ दो, कैप्टन। डोरोनी मुस्कुराया और फिर गोल्डन बेल की तरफ चला गया। जोर से दहाड़ते हुए
उसने अपने रोएदार हाथों को घंटी की वेदी के आधार में जोर से डाल दिया और दोनों हथेलियां अंदर गड़ा दीं। डोरोनी ने जानबूझकर एक खास जगह चुनी थी, न कि ऐतिहासिक शिलालेखों वाली जगह, वरना वह अपने हाथ अंदर नहीं डाल पाता। जैसे ही उसे अपनी जगह पर सुरक्षित महसूस हुआ, उसने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां किसी विस्फोट की तरह फूल गईं और एक जोरदार झटके के साथ उसने पूरी गोल्डन बेल को आश्चर्यचकित दर्शकों के सामने उठा लिया। ललित और उसके साथियों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और स्काइपियन भी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इयान का रहस्यमय साथी, इस अजीबोगरीब भालू जैसे जीव में इतनी अविश्वसनीय प्राकृतिक शक्ति है। इस विशाल घंटाघर का वजन, इसके आधार और ऊपर लगी सुनहरी घंटी सहित कम से कम दर्जनों टन था। फिर भी एक अकेले व्यक्ति ने इसे बड़ी आसानी से उठा लिया। जल्दी करो! ईशान ने डोरोनी को घंटा उठाते देखा और उसे तुरंत बादल के किनारे तक ले जाने का निर्देश दिया। फिर ईशान ने नीचे देखा, बेल के बीच में बादल की परत का स्थान पहचाना और डोरोनी को पूरा घंटाघर नीचे फेंकने का निर्देश दिया। डोरोनिस की शक्ति के विस्फोट के पीछे एक कारण था और यह उसके द्वारा खाए गए ग्लूटोनी डेविल फल से उपजा था। लंबे समय तक अवलोकन के बाद ईशान ने एक बात की पुष्टि की थी, डोरोनिस ग्लूटोनी डेविल फ्रूट उसके द्वारा खाए गए सभी भोजन को संग्रहित शक्ति में परिवर्तित कर सकता था, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी इच्छानुसार मुक्त कर सकता था। आप हमेशा डोरोनी को खाते हुए लगातार शक्ति संचय करते हुए देखेंगे। अब जब उसने अपनी शक्ति का एक साथ प्रयोग किया, तो वह कुइनास असुर शैतान फल की शक्ति से भी आगे निकल गई, जिसमें 100 आदमियों जितनी शक्ति थी। इसलिए इस विशाल घंटाघर को उठाना उसके लिए बहुत आसान था। हालांकि ग्लूटनी डेविल फ्रूट में कुछ कमियां भी थीं। डोरोनी की शक्ति का विस्फोट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। ईशान ने उसे समुद्र की सतह से एक बड़े जहाज को उठाने की कोशिश करवाकर उसकी परीक्षा ली थी, और वह उसे सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय तक ही उठा पाया। घंटी का वजन शायद जहाज के वजन जितना ही था, इसलिए ईशान ने अंदाजा लगाया कि डोरोनी ज्यादा देर तक उसे थामे नहीं रह पाएगा। उसके लिए घंटी को बेल के सहारे नीचे ले जाना नामुमकिन था। इसलिए ईशान ने उसे नीचे फेंकने का फैसला किया। गोल्डन बेल शुद्ध सोने से बनी थी और उसके नीचे बने पोनेग्लिफ को भी नष्ट करना मुश्किल था। ईशान ने अनुमान लगाया कि इतनी ऊंचाई से भी शायद उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ पत्थर के आधार नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत आसानी से की जा सकती है। इस प्रकार सभी की चौकस निगाहों के सामने डोरोनी ने घंटी उठाने का यह शक्तिशाली कार्य किया और फिर उसने घंटी को नीचे फेंक दिया। ईशान को नहीं पता था कि शांडियन लोगों ने यह दृश्य देखकर क्या सोचा होगा, लेकिन कुल मिलाकर इससे बहुत मेहनत बच गई। चलो गोल्डन बेल ढूंढते हैं। ईशान ने सबको आवाज दी और फिर वाइपर से कहा, लेकिन तुम्हें इसे वापस खींचकर वापस अपनी जगह पर रखने के लिए किसी को ढूंढना होगा। वाइपर कुछ देर तक चुपचाप ईशान को देखता रहा। हालांकि इयान का तरीका सीधा और रूखा था, वाइपर समझ गया कि शांडियनों पर ईशान का बहुत बड़ा कर्ज है। शुक्रिया ब्लूसी वाले, वाइपर ने कहा, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? मैं ईशान हूं। ईशान मुस्कुराया और सबके साथ बेलों के सहारे नीचे उतर गया। डोरोनी द्वारा घंटाघर गिराए जाने से पहले स्वर्ण नगरी शांडोरा के मध्य में बादलों के बीच छिपा हुआ एक विशालकाय सर्प था, जो घंटी की ध्वनि पर नाच रहा था और अपने शरीर को घुमा रहा था। यह सर्प, जिसे शांडियन लोग आकाश के देवता के रूप में जानते हैं, 400 साल पहले नौकप स्ट्रीम द्वारा आकाश में उड़ाया गया था। अब 400 साल बाद
यह सर्प असाधारण रूप से लंबे समय तक जीवित रहा और एक विशाल आकार में विकसित हो गया। हालांकि उन 400 वर्षों में उसे अभी भी सुनहरी घंटी बजने की शानदार ध्वनि स्पष्ट रूप से याद है। जब वाइपर ने ऊपर से अपनी मुट्ठी से सुनहरी घंटी पर प्रहार किया तो स्वर्ण नगरी में सुप्त आकाश का स्वामी अचानक जाग उठा। उसने अपना सिर ऊंचा किया, उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी और खुशी से अपना शरीर हिलाया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि घंटी कुछ देर तक बजने के बाद बंद हो जाएगी। आकाश का स्वामी कुछ उलझन में था। जैसे ही वह तैर रहा था और लताओं के सहारे ऊपर चढ़ने की योजना बना रहा था कि क्या हो रहा है, अचानक एक विशाल साया बादलों को चीरता हुआ उसके स्थान की ओर उतर आया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सर्प का सिर तुरंत ही क्षतिग्रस्त हो गया। घंटी की आवाज, एक जबरदस्त आवाज गूंजी। यह वाकई डोरोनी द्वारा गिराई गई घंटी थी। इतनी ऊंची जगह से इतना भारी वजन गिरने से यह कहना जरूरी नहीं कि प्रभाव बहुत जबरदस्त था। आकाश के देवता का विशाल शरीर इस बल को झेल नहीं पाया और तुरंत बेहोश हो गया। इस प्रकार जब ईशान और अन्य लोग बेलों के ऊपर से नीचे उतरे और बादलों के भीतर छिपे हुए स्वर्णिम गांव की खोज की, तो पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी आकाश के अचेत भगवान जो प्रभाव से बेहोश हो गए थे। क्या बात है? ईशान ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया और बगल में गिरी हुई सुनहरी घंटी की ओर देखते हुए सोचा, वाह, इससे काम आसान हो गया है। ईशान को याद आया कि सांप के पेट में सोने से बने ढेर सारे खजाने हैं। नीचे आते समय ही उसने उन पर नजर गड़ा दी थी और सोचा था कि महेश को बेहोश करके सांप के मिलते ही वे खजाने निकाल लेंगे। अब महेश को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घंटी बजने से सांप मर गया। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी चाहता है कि आप अपने पेट में मौजूद खजाने का योगदान दें, ईशान ने ऐसा सोचा। शांडोरा का स्वर्ण नगर वास्तव में बहुत बड़ा नहीं है। यह एक पहाड़ी की खोह में छिपा हुआ शहर है, अन्यथा यह बादलों से छिपा नहीं होता। हालांकि अपने छोटे आकार के बावजूद जब ईशान ने पहली बार खोखले में बसे इस शहर पर नजर डाली तो वह जानता था कि गोल्डन सिटी शांडोरा निस्संदेह अपने चरम पर एक समृद्ध शहर था। शहर का वास्तुशिल्प डिजाइन सभ्यता के उच्च स्तर को दर्शाता है। शहर के केंद्र में एक इमारत खड़ी थी जो सुनहरे पिरामिड जैसी दिखती थी। हालांकि समय के साथ पिरामिड का क्षरण हो गया था और उस पर पौधे और लताएं उग आई थीं, फिर भी यह पिरामिड की भव्यता को छिपा नहीं सका। यह कोई ऐसी संरचना नहीं थी जिसे स्थानीय लोग बना सकते थे। शांडोरा कभी अपने युग का प्रतीक था। नैना और बाकी लोग इस पिरामिड को देखकर दंग रह गए। हालांकि इस निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद से उन्हें कुछ क्षतिग्रस्त खंडहर मिले थे, फिर भी यह जगह उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी, जिससे एक अलग ही माहौल बन रहा था। क्या यह हमारी मातृभूमि है? वाइपर और अन्य शांडिया योद्धा शहर को एकटक देखते रहे, उन्हें अभूतपूर्व परिचय का एहसास हुआ। शांडोरा का वैभव तो बना रहा, लेकिन 400 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद पिरामिड के अलावा कई इमारतों पर जीर्णशीर्ण अवस्था के निशान दिखाई देने लगे। अगर शांडोरा के लोग यहाँ फिर से बसना चाहते हैं तो उन्हें इसे साफ करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि इन क्षतिग्रस्त संरचनाओं के बीच ईशान को कोई भी स्वर्ण कलाकृतियां नहीं मिली। इससे उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि पौराणिक स्वर्ण नगरी शांडोरा के बारे में कहा जाता था कि वह सोने से भरी हुई है। सोना कहाँ है? क्या यह शांडोरा का स्वर्ण नगर नहीं था? नैना ने भी यही सवाल पूछा क्योंकि वह यहाँ उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन उसे वादा किए गए सोने की प्रचुरता नहीं दिखी, जिससे स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता बढ़ गई। कुछ देर तक देखने के बाद
ईशान ने अपनी विचारमग्न दृष्टि जमीन पर गिरी हुई घंटी की ओर घुमाई। शांडिया लोगों की मान्यता के अनुसार यह विशाल सांप उनका काशीगामी देवता माना जाता है। 400 साल पहले शांडिया लोग इसे देवता मानकर पूजते थे। इस विशाल सांप का यहाँ प्रकट होना कोई संयोग नहीं था। ईशान को संदेह था कि यह इस स्थान की रक्षा करता रहा होगा। पिछले 400 सालों से यह एक अत्यंत आध्यात्मिक प्राणी था और शायद उसे आभास हो गया था कि कुछ दुष्ट लोग यहाँ का सोना लूटने की फिराक में हैं, इसलिए उसने ज्यादातर सोना अपने पेट में निगल लिया। इसलिए जब ईशान और अन्य लोग वहां पहुंचे तो उन्हें कोई सोना नहीं दिखाई दिया। यह एहसास होते ही ईशान थोड़ा चिंतित हो गया। वह विशालकाय सांप एक जीवित प्राणी था और जीवित प्राणियों को खाना और पचाना जरूरी होता है। अगर वह 400 सालों से यहाँ सोना खा रहा था तो कौन जाने उसके पेट के अमल ने कितना सोना घोल दिया होगा। नैना, जिसकी नजरें ईशान पर टिकी थीं, को अचानक एक रहस्य का एहसास हुआ। कांपते हुए वह कांपती आवाज में बोली, ईशान, क्या तुम कह रहे हो कि सोना इस विशालकाय सांप के पेट में है? बिल्कुल मुमकिन है। ईशान ने जमीन पर बिखरे कुतरने के निशानों की ओर इशारा किया। चारों ओर देखो, हर जगह खाने के निशान दिख रहे हैं। इस सांप के अलावा मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा। आह! तो फिर हमें इसे निकालने के लिए इसके पेट में जाना होगा। ललित ने अपनी मुट्ठी हथेली पर पटकते हुए कहा। मैं मना करती हूं। नैना ने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आवाज में डर भरा था। मैं अंदर जाने से मना करती हूं। उसकी प्रतिक्रिया से खुश होकर ईशान ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम अंदर नहीं जाओगी तो तुम्हें सोने और खजाने में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है। नैना अंदर ही अंदर डर और अपने अतृप्त लालच के बीच उलझी रही। आखिरकार उसकी दौलत की चाहत ने उसकी आशंका पर विजय पा ली। उसने दांत पीसते हुए यान के कपड़े पकड़े हुए कहा, मैं तुम्हारे पदचिन्हों पर चलूंगी। ईशान हंसे बिना नहीं रह सका। नामी का दृढ़ संकल्प उसके चरित्र से बिल्कुल मेल खाता था। शायद जिस पल उसकी नजर सोने पर पड़ी, उसका डर भी गायब हो गया होगा। अपनी दृष्टि घुमाते हुए ईशान ने वाइपर से कहा, यदि हमें स्वर्ण घंटी को उसके सही स्थान पर वापस पहुंचाना है तो बेहतर होगा कि आप अधिक लोगों को इकट्ठा करें। वाइपर ने सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं थी। दरअसल जैसे जैसे वे बेलों के सहारे नीचे उतर रहे थे, वाइपर ने देखा कि और भी शांडिया लोग बेलों के नीचे से उनकी ओर बढ़ रहे थे। शायद द्वीप से आती सुनहरी घंटी की आवाज ने शांडिया लोगों को एहसास दिलाया होगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ी होगी। उनके साथ कई साहसी स्काईपायन भी थे। आकाश में गरजते बादलों के गायब होने और मधुर घंटी की गूंज के साथ धरती के पौराणिक गीत की यादें ताज़ा हो गईं और उनकी उपस्थिति को आकर्षित किया। गनफॉल को पहले दोनों गुटों के बीच संभावित संघर्ष की चिंता थी, लेकिन स्थिति का अवलोकन करने पर उन्हें शत्रुता के कोई संकेत नहीं मिले। उन्होंने इसे एक शुभ संकेत माना, स्काईपियन और शांडिया लोगों के बीच सुलह का एक संभावित मार्ग। गनफॉल और वाइपर दोनों जानते थे कि हर चीज का श्रेय ईशान को दिया जा सकता है। उसी ने वह सुनहरी घंटी ढूंढी थी जिससे वाइपर उसे बजा सका और पूरे द्वीप में गूंज उठी। इसने न केवल शांडिया लोगों की इच्छाएं पूरी की, बल्कि युद्ध की समाप्ति का संकेत भी दिया। शायद जब समय आएगा तो वे स्काईपियन और शांडिया लोगों के बीच संघर्षों में मध्यस्थता के लिए ईशान पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसा गनफॉल ने सोचा। इस क्षण ऐसे विचारों से विचलित हुए बिना ईशान ने समूह को विशालकाय सर्प के खुले मुंह में ले गया तथा बचे हुए सोने के अवशेषों को खोजने का इरादा किया। जैसे जैसे वे और